जो भी मिल रहा है जिंदगी में वो सर्वोत्तम है। तुम्हारा आज, तुम्हारा ये पल, तुम्हारा ये मेहनत करना सब सर्वोत्तम है। तो धन्यवाद कहिए आज के लिए और मेहनत करते रहिए आने वाले सुनहरे कल के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं वो सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अरिहंत की किताब में दी गई हैं। आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर अरिहंत की किताब की परिभाषाएं करवा दीजिए। तो अरिहंत की किताब में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, जितनी भी हैं मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास समय बहुत कम बचा है तो उस समय का सदुपयोग करिए और लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करते रहिए। योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, यही आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। और अगर आप इन टॉपिक्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपए में। हिंदी दिवस ऑफर अभी तक चल रहा है। 94 533 66 279 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। 24 सितंबर को आपका पेपर होना है, तो समय बहुत कम बचा है। शीघ्र ही पढ़ाई अच्छे तरीके से कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विवाह की परिभाषाएं। विवाह की परिभाषाएं क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से देखिएगा। विवाह टॉपिक आपके सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी परीक्षा में आएगा ही। यहां से कम 2 से 3 प्रश्न आएंगे और एक परिभाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बोगार्ट्स ने विवाह की परिभाषा के बारे में क्या कहा है। बोगार्ट्स ने कहा कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। अब जहां पर स्त्री और पुरुष आ जाए, पारिवारिक जीवन में प्रवेश आ जाए और संस्था की बात हो जाए, कौन महोदय है? बोगार्ट्स महोदय हैं। इसी तरीके से परिभाषाएं याद होंगी और कोई ट्रिक नहीं होगा। खुद को समझाना होगा, दिमाग को ट्रेनिंग देनी होगी कि जहां पर विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था की बात हो, वो परिभाषा किसने दी है? बोगार्ट्स ने दी है। विवाह को जिसने संस्था कहा है कौन है? बोगार्ट्स हैं। बस इतनी सी परिभाषा अगर आप याद रखेंगे कि विवाह को संस्था किसने कहा है, पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था किसने कहा है? बोगार्ट्स ने कहा है। इतना सिंपल हो जाएगा अगर आप चीजों को आप तोड़कर अपने दिमाग को ट्रेनिंग देंगे। मुझे नहीं लगता कि अब आप भूलेंगे अपने एग्जाम से पहले, अगर एक बार और आप इसका रिवीजन कर लेंगे। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। ये किसने कहा है? ये बोगार्ट्स ने कहा है। अगली जो परिभाषा है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेस्टरमार्क की परिभाषा, हरलाक की परिभाषाएं, बोगार्ट्स की परिभाषाएं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इनको याद रखिएगा। देखिए, जितने भी नाम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो एग्जामिनर को भी अट्रैक्ट करेंगे। वेस्टरमार्क आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, हरलाक अट्रैक्ट। तो नाम में बहुत एनर्जी छुपी हुई होती है। आप लोग नाम को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन नाम में जो ऊर्जा होती है ना, वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहती है, आपके बाद भी आपके साथ ही रहेगी। तो आपका नाम कितने लोगों को प्रभावित करता है अपनी ऊर्जा से, वो भी महत्वपूर्ण है। तो वेस्टरमार्क की परिभाषा क्या है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकृति प्रदान करता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विवाह एक या एक से अधिक पुरुषों का एक या एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून की स्वीकृति प्रदान की गई है, ये किसकी परिभाषा है? वेस्टरमार्क की परिभाषा है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत ही आसान परिभाषाएं हैं, बस आपको दिमाग को अपनी ट्रेनिंग देनी है, उसको जगाना है। दिमाग सोया हुआ है आपका और उसको आपको जगाना है। उससे कहना है कि जहां पर कानून की स्वीकृति की बात हो, विवाह के लिए प्रथा या कानून की स्वीकृति की बात हो, वो किसकी परिभाषा है? वो वेस्टरमार्क की परिभाषा है। देखिए, जहां पर जीवन में पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था की बात हो, विवाह को जिसने संस्था कहा है
बोगार्ट्स। विवाह जिसे प्रथा या कानून की स्वीकृति प्रदान है, वेस्टर्न मार्क। क्या है? बहुत ही आसान है। वह संबंध जिसे प्रथा या कानून की स्वीकृति प्रदान की गई है वो विवाह है। किसने कहा? वेस्टर्न मार्क ने कहा। बाकी बीच में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। की पॉइंट आप याद करिए और जितना कॉन्फिडेंट रहकर आप अपने दिमाग को समझाएंगे, आत्मविश्वास बनाकर दिमाग आपका पूरा सहयोग करेगा आपके साथ। लेकिन आपको यह भरोसा करना होगा स्वयं पर कि आपका दिमाग याद करने के लिए तैयार है। अगली परिभाषा है हावेल की। विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। आदर्श मानदंड, समाज का आदर्श मानदंड विवाह को किसने कहा है? हावेल ने कहा है। जहां पर सामाजिक आदर्श मानदंड शब्द आ जाए वो हावेल की परिभाषा है। तो हावेल ने क्या कहा कि विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। ये भी देखिए, मजूमदार एवं मदान, इनकी परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। विवाह को कानूनी, धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। इसके द्वारा दो विभिन्न लिंग के व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता प्रदान की जाती है। देखिए, मजूमदार एवं मदान ने क्या कहा कि विवाह को कानूनी, धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। इसके द्वारा दो विभिन्न लिंग के व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता प्रदान की जाती है। अब मजूमदार एवं मदान ने किसकी बात करी है? एक तो पहली बात करी है इन्होंने कानूनी, धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति की। तो एक चीज की पॉइंट ये हो गया। दूसरा की पॉइंट ये हो गया इनका कि व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता। देखिए, मजूमदार एवं मदान की परिभाषा में दो की पॉइंट है। इसी तरीके से आपको याद होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं, बस आपको दिमाग को ट्रेनिंग देनी है अपने कि विवाह को कानूनी, धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति, पहला की पॉइंट ये होगा, प्राप्त होती है। इसके द्वारा दो विभिन्न लिंग के, ठीक है, दो विभिन्न लिंग के व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता। तो ये दो की पॉइंट है। एक पहला है कानूनी, धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति, दूसरा है यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता। अगर ये दोनों की पॉइंट आपके दिमाग में रहे कि मजूमदार और मदान ने विवाह को कानूनी, धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होने की बात कही है और यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता प्राप्त होने की बात कही है, तो मजूमदार एवं मदान की परिभाषा है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको स्वयं को आत्मविश्वास में लेना है। अगली परिभाषा है जॉनसन की। अब जॉनसन ने क्या कहा है कि विवाह एक स्थायी संबंध है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विवाह को एक स्थायी संबंध किसने कहा है, सीधा सा उत्तर हो जाएगा आपका कि जॉनसन ने कहा है। तो पहला की पॉइंट इनका क्या हो गया? स्थायी संबंध। पहली लाइन से ही एक प्रश्न बन सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि विवाह एक स्थायी संबंध है, ये कथन किसका है? फिर आगे परिभाषा में ये क्या कहते हैं कि जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं। तो दूसरे जो इनका की पॉइंट है वो है संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति। जॉनसन की परिभाषा में भी दो की पॉइंट है। विवाह एक स्थायी संबंध है, पहला की पॉइंट, और दूसरा है कि संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति। क्लियर आपको? तो जॉनसन की यह परिभाषा है। अगली परिभाषा है मर्डॉक की। किसकी है? मर्डॉक की। अब ये क्या कहते हैं? एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। अब मर्डॉक की परिभाषा में की पॉइंट क्या है? एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और दूसरा है आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। ठीक है, तो मर्डॉक की यह परिभाषा है एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। अगली परिभाषा है गिलिन एवं गिलिन की। विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना करने के लिए समाज स्वीकृति माध्यम है। क्या है? विवाह एक प्रजनन मूलक, देखिए शब्द ही इसमें इतना की पॉइंट है। प्रजनन मूलक जैसे ही आ जाए गिलिन एवं गिलिन, क्या? प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना। देखिए, प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना यानी कि प्रजनन करने वाला परिवार की स्थापना के लिए समाज की स्वीकृति का माध्यम क्या है? विवाह है। यह गिलिन एवं गिलिन की परिभाषा है।
अगली जो आपके राइटर हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो है मेलिनोवस्की। इन्होंने क्या कहा कि विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मेलिनोवस्की की मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है। किसने परिभाषित किया है? मेलिनोवस्की ने। संविदा की बात आ जाए तुरंत मेलिनोवस्की आपको याद आने चाहिए। अब इनको तुम विस्की भी याद कर लोगी तो भी काम चल जाएगा आपका, है ना। मेलिनोवस्की विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित करते हैं। अगर संविदा की बात आए जैसे ही विवाह की परिभाषा में, आप तुरंत मेलिनोवस्की आपको याद आने चाहिए। क्लियर आपको? ई वेस्टरमार्क, देखिए मैं सारी परिभाषाएं आपको याद करवा दूंगा अभी का अभी, अगर आप क्लास को अंत तक अटेंड करेंगे और आप खुद ही कमेंट करके कहेंगे कि सर सारी परिभाषाएं याद हो गई। लेकिन उसके लिए आपका फोकस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ध्यान से सुने। अगली जो परिभाषा है वो ई वेस्टरमार्क की है। विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में। अब विवाह की बात हो और जड़ की बात हो, कौन? ई वेस्टरमार्क। कितना सिंपल है। आप कहते हैं परिभाषाएं नहीं याद होती हैं। की पॉइंट नोट करिए कि विवाह की जड़ों की बात हो रही है। जैसे ही विवाह में जड़ों की बात होने लगे, ई वेस्टरमार्क आपको याद आने चाहिए। कौन याद आने चाहिए? ई वेस्टरमार्क। क्लियर है आपको? तो ई वेस्टरमार्क आपको याद आने चाहिए कि विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में। अगले जो समाजशास्त्री हैं वो लूसी मेयर हैं। अब इनकी क्या परिभाषा है कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मी संतान माता पिता की वैध संतान मानी जाती है। अब देखिए कितने यहां पर की पॉइंट आप ढूंढ पा रहे हैं, बताइएगा क्या होगा यहां पर की पॉइंट। परिभाषा एक बार फिर से सुनिए कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है। तो ऐसा योग की बात हो रही है जिसमें स्त्री से जन्मी संतान माता पिता की वैध संतान मानी जाती है। माता पिता की वैध संतान की बात हो और विवाह की परिभाषा की बात हो तो लूसी मेयर ने कहा है कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मी संतान माता पिता की वैध संतान मानी जाती है। और एक और परिभाषा है कि विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है। क्लियर आपको? विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है। अगली जो परिभाषा है वो आगेंस्ट एंड ग्रोमजी की है। विवाह संगी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति तथा कानूनी पंजीकरण है। अब कानूनी पंजीकरण की बात आ जाए, सार्वजनिक स्वीकृति की बात आ जाए, तुरंत आगेंस्ट एंड ग्रोमजी। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लूसी मेयर की इंपॉर्टेंट है, ई वेस्टरमार्क की इंपॉर्टेंट है, मेलिनोवस्की, गिलिन एवं गिलीन, मर्डाक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, और मजूमदार एवं मदान की इंपॉर्टेंट है, वेस्टरमार्क, बोगार्ट्स, ये सभी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपकी ये गिलिन एवं गिलीन, मर्डाक, मेलिनोवस्की और ई वेस्टरमार्क, ये सारी परिभाषाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद करके जाइएगा। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे परिवार की परिभाषाओं की। विवाह की परिभाषाएं आपको याद हो गई होंगी, अब बात करेंगे परिवार की परिभाषाओं की। अगली परिभाषा है गिलबर्ट की। साधारणतः परिवार में एक स्त्री और पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ स्थायी संबंध होता है। अब जब साधारणता शब्द आ जाए, परिवार में एक स्त्री और एक पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ स्थायी संबंध की बात आ जाए तो वो गिलबर्ट की परिभाषा है परिवार के लिए। क्लियर है आपको? अब वर्गेस तथा लाक की परिभाषा क्या है? परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और गृहस्थी का निर्माण करते हैं। अब गृहस्थी के निर्माण की बात आ जाए, विवाह, रक्त अथवा गोद लेने की बात आ जाए तो वर्गेस तथा लॉक की परिभाषा है परिवार के लिए। अगली जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो आपकी है आगवर्न एवं निम्काफ की। परिवार बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित पति पत्नी का लगभग एक स्थायी समिति या संघ है। अब समिति या संघ लिखकर आ जाए, है ना, स्थायी समिति या संघ लिखकर आ जाए, बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित लिखकर आ जाए तो आग, वर्ण एवं निम्काफ की परिभाषा है परिवार के लिए। क्लियर है आपको?
अगले जो आपके समाजशास्त्री हैं वो है इलियट एवं मैरिल। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। अब सामाजिक और जैविक इकाई की बात आ जाए तो इलियट एवं मैरिल आपको याद आने चाहिए कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। अगली परिभाषा जो इंपॉर्टेंट है टी पार्सन्स की, परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। कारखाने की बात कही गई है परिवार के लिए, तो सीधे से आपको टी पार्सन्स याद आने चाहिए, है ना। तो ये परिभाषा याद कर लीजिएगा। अगली परिभाषा है मर्डॉक की, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जितनी संक्षिप्त परिभाषा उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था किसने कहा है, आपका सीधा उत्तर होना चाहिए मर्डॉक ने कहा है। किसने कहा है? मर्डॉक ने कहा है परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था। अगली परिभाषा है बोगार्ट्स की, पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। किसने कहा है? पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, ये किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज, समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। क्या? मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। मैलिनोवस्की ने क्या कहा है कि परिवार को संविदा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं लालन पालन का प्रावधान है। अरे परिवार में विवाह की परिभाषा यहाँ रख दी है, तो ये विवाह की परिभाषा है मैलिनोवस्की की, ठीक है। अरस्तु ने समाज को परिवारों का संकलन कहा है। अब आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि समाज को परिवारों का संकलन किसने कहा है, सीधा सा उत्तर हो जाना चाहिए आपका कि अरस्तु ने कहा है। सिंपल सी परिभाषाएं हैं, आपको बस फोकस्ड रहना है। धर्म की परिभाषाएं, धर्म की निम्न परिभाषाएं हैं। टेलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का नाम है जो दैवीय या राक्षसी दोनों प्रकार की होती हैं। क्या? धर्म की परिभाषाएं, टेलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का नाम है जो दैवी या राक्षसी दोनों प्रकार की होती हैं। जॉनसन के अनुसार अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है, यह किसने कहा है? उत्तर होगा जॉनसन। अगली परिभाषा है आगवर्ण के अनुसार कि धर्म अमानवीय शक्तियों के प्रति आपकी मनोवृत्ति है। क्या है? धर्म अमानवीय शक्तियों के प्रति मनुष्य की या आपकी मनोवृत्ति है, यह आगवर्ण का कहना है। फ्रेजर के अनुसार क्या परिभाषा है धर्म की? धर्म का अभिप्राय मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना से है जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित भी करती हैं। प्रकृति की बात आ जाए, नियंत्रण की बात आ जाए, विश्वास आ जाए, संतुष्टि आराधना आ जाए, बड़ी परिभाषा आ जाए, फ्रेजर की है धर्म के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी। मैलिनोवस्की के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही साथ विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। क्रिया की विधि और विश्वासों की व्यवस्था की बात किसने की है धर्म के लिए? मैलिनोवस्की ने की है। हॉबल के अनुसार धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है। अलौकिक शक्तियों में विश्वास की बात किसने की है? हॉबल ने की है, जिसमें आत्मवाद व मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। अब देखिए की पॉइंट है यहां पर 3, अलौकिक शक्तियों में विश्वास, आत्मवाद और मानववाद, ये की पॉइंट है। तो हॉबल के अनुसार धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद व मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार धर्म असीम का साक्षात दर्शन है। क्या है? मैक्स मूलर के अनुसार धर्म असीम का साक्षात दर्शन है। अब बात करेंगे भाषा की परिभाषा की। प्लेटो के अनुसार विचार और भाषाओं में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्यात्मात्मक बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार और भाषाओं में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्यात्मात्मक बातचीत है, पर वही जो ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, यानी कि ध्वनि के रूप में, साउंड के रूप में होठों से निकलती है, उसे भाषा की संज्ञा दे देते हैं। स्वीट के अनुसार धर्म की भाषा की परिभाषा क्या है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकट करना ही भाषा है। बोलने वाले
शब्दों के द्वारा, ध्वनि वाले शब्दों के द्वारा, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ब्लैक एवं ट्रेगर के अनुसार भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। क्लियर है आपको? ये ब्लैक एवं ट्रेगर की परिभाषा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको परिभाषाएं याद करनी है वो धर्म की परिभाषा, परिवार की परिभाषा और विवाह की परिभाषा। ये तीनों परिभाषाएं आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। इसके बाद आएंगी सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न परिभाषाएं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने मत दिए हैं, अर्थात सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है। के डेविस के अनुसार सामाजिक संगठन संस्थान में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। काम्टे के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। जो मानव के बौद्धिक विकास में होने वाले परिवर्तन की बात की जाए और सामाजिक परिवर्तन कहलाता है बोला जाए तो ये काम्टे की परिभाषा है। समनर एवं केलर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन आर्थिक तत्वों द्वारा स्वयं निर्धारित होते हैं, अर्थात आर्थिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक मूल्यों का भी परिवर्तन होता है। एलिड्रज एवं मैरिल के अनुसार मानव क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन अथवा मानव व्यवहार की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो एलिड्रज एवं मैरिल के अनुसार जो परिभाषा थी वो आपको बता दी गई है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो मैकाइवर एवं पेज की है, के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाले समग्र परिवर्तन से माना जाता है। अगली जो परिभाषा है वो एस.सी. दुबे की है। एस.सी. दुबे के अनुसार सांस्कृतिक एवं मानव व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन नियमित अर्थात सतत होते हैं। अब बात करते हैं विकास की अवधारणा की और विकास से जुड़ी हुई परिभाषाओं की। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर भागने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो फिर कर्मों का फल तो मिलता है। यहां पर छोड़कर भाग रहे हैं, फिर एग्जाम हॉल में भी छोड़कर भागने की नौबत आ जाएगी। तो बात करते हैं विकास की अवधारणा की, विकास की परिभाषाओं की। विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक यानी कि फिजिकल, क्रियात्मक यानी कि मोटर, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, भाषागत यानी कि लैंग्वेज, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल और सामाजिक यानी कि सोशल आदि पक्षों का विकास होता है। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कह सकते हैं। देखिए, एक सामान्य परिभाषा है कि बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कह सकते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात का संकेत करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। अब पूछ लेगा कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है, ये किसकी परिभाषा है? तो आपको उत्तर देना होगा अरस्तु की है। स्किनर के अनुसार विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। वातावरण की अंतःक्रिया के प्रतिफल को विकास किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। सोरेनसन के अनुसार विकास का अर्थ परिपक्वता एवं कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से है। परिपक्वता की बात आ जाए, कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था की बात आ जाए, तुरंत सोरेनसन क्लिक करिएगा, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों से है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं बाल विकास की अवधारणा की। अभी तक आपने विकास देखा, अब देखेंगे बाल विकास। बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा संवेगात्मक इत्यादि होता है। विकास का संबंध गुणात्मक, कार्यकुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा एवं परिणात्मक, लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य दोनों से है। शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वे उनकी क्रियाओं को अपेक्षित दिशा प्रदान कर सकें। स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर की परिभाषा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है।
विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हरलॉक की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। अब जो आपका एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है परामर्श, बहुत ही छोटी या संक्षिप्त में जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक हमारा और चैनल है अभिषेक प्रताप सिंह, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाएंगे क्विक रिवीजन क्लासेस पर तो वहाँ पर भी आपको अभिषेक प्रताप सिंह चैनल मिल जाएगा। तो कृपया उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सहयोग करेंगे तो आपको भी सहयोग मिलेगा। कर्मों का फल होता है, अगर आप देंगे तो आपके पास लौट कर आएगा। तो देने की भावना मन में जिंदा रखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। परामर्श मनोविज्ञान या उपबोधन मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है जो परामर्श प्रक्रिया एवं परिणाम, पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण, जीवन विकास एवं परामर्श तथा निवारण, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न व्यापक क्षेत्र और शोध में प्रयुक्त की जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि परामर्श का तात्पर्य संयुक्त खोज की प्रक्रिया से है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, रिक्त स्थान लिखा जाएगा कि परामर्श को छोड़ दिया जाएगा, का तात्पर्य संयुक्त खोज की प्रक्रिया से है, जिसमें एक ओर वह व्यक्ति होता है जिसे परामर्श दिया जाता है तथा दूसरी ओर वह प्रशिक्षित एवं सक्षम व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति को अपनी क्षमता को समझने एवं उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा इस मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने का उपाय बताता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ऐसे पढ़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ। क्या मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ? मैं आपको सक्षम बनाना चाहता हूँ कि आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकें। यह है परामर्श। रेवर तथा रेवर ने कहा है कि परामर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता करने, भविष्य के लिए योजना बनाने इत्यादि से संबंध, साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन, उपदेश इत्यादि की अनेक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। जो चिकित्सक वैवाहिक समस्याओं, औषधि दुरुपयोग, वैवाहिक चयन, व्यावसायिक चयन, सामुदायिक कार्य इत्यादि में निर्देशन देने में विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें परामर्श मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्लियर है आपको? तो ये सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी। तो आपको ये पूरा टॉपिक करवा दिया गया है। मुख्य सेविका भर्ती की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अरिहंत की किताब में करवाई गई थी, लिखी थी, उन सभी को आपको आज करा दिया गया है। जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो सकती थीं वो सभी आपको पढ़ा दी गई हैं और उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास को बहुत ही फोकस के साथ अटेंड किया होगा। अगर आपने पूरी क्लास अटेंड की है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों का भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको क्या क्या महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा ध्यान से देखने हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप PDF बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, तो आपको सभी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अभी आपको एक मॉक टेस्ट और मिलेगा आज, तो तैयारी अच्छे से करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। 24 तारीख को आपका एग्जाम है और उस एग्जाम से पहले आपको अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है और समर्पण से ही परिणाम निकलते हैं। समर्पण की महिमा बहुत ही विकट है, बहुत ही विराट है। तो उस विराट महिमा को समझिए और अपने आप का समर्पण कर दीजिए इस परीक्षा की तैयारी में। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। Thank you.